स्वागत है आप सभी का Mahindra.com में स्पीड टेस्ट डिस्कशन। हेयर आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं स्पीड टेस्ट 72 एसएससी सीजीएल 2016। सब्जेक्ट हमारा मैथ्स है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन लिए गए हैं। हम लोग वो क्वेश्चन लिए हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम बनती है, उन्हीं क्वेश्चनों को आज डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा लिया गया है। यहाँ पर जो पहला प्रश्न हमारा बहुत ईजी प्रश्न है, जो कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट एंड लॉस बेसिस करके है। क्वेश्चन ये, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि इसे 10% कम दाम पर खरीदा होता और 3 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रश्न करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग ट्रेडिशनल वे की बात करें तो एक्स मान के चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन एक्स मान के नहीं करना चाहिए। तो लाभ व हानि वाले क्वेश्चन यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य संबंधित प्रश्नों के हल करने के लिए कहीं ना कहीं आपको क्रय मूल्य को 100% मान के चलेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखते हैं क्रय मूल्य आप मान लिया। सपोज दैट हमने कॉस्ट प्राइस का 100% था इनिशियल स्टेज पे। तो इनिशियल स्टेज पे अगर हम लोग सेलिंग प्राइस की बात करें तो हो जाएगा कितना 110%, क्योंकि 10% का क्या है लाभ है। यदि इसे 10% कम दाम पे खरीदा जाता है, यानी अब कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है सीपी 100% ना होके सीपी हमारा कितना होता है 90% होता। और कहते हैं अगर सेलिंग प्राइस पहले से 3 रुपए अधिक होता, इसका मतलब 110 था तो अब होता हमारा कितना 3 रुपए अधिक। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो नया सेलिंग प्राइस हो गया, यानी अगर इनिशियल 1 था तो ये अब हो गया हमारा 2, तो ये हो गया 110% प्लस कितना 3 रुपीज। देखिए वैसे हम लोग 100 के लिए मान के चलते हैं, लेकिन यहाँ पर रुपए भी मेंशन है तो इसलिए हम लोग 100% साइन लगा चल रहे हैं, जिससे डिफ्रेंशिएट करके चले कि क्योंकि 3 रुपए भी यहाँ पर अंकित है। तो देखिए अब इस पे कहते हैं 25% का लाभ हो लगता है। तो 25% किसका 90% का 125% अगर निकालते हैं तो हम लोग के पास आता है 112.5% और इज इक्वल टू क्या है 110% प्लस 3 रुपए। अगर हम लोग परसेंटेज एक तरफ कर दें तो क्या निकलेगा 2.5% बराबर हो गया 3 रुपए के। तो इस तरीके से 100% अगर निकालते हैं, आप सभी को पता है 25% होता है 1/4, तो 2.5 हुआ तो इसका 1/40 हो जाएगा 100%। अगर यहाँ से निकालें 43 जाए 120, तो देखिए 120 हमारे किस विकल्प में उपलब्ध है, तो वो दिख रहा है हमारे कहीं ना कहीं प्रथम विकल्प पे यानी ए में है। तो अतः हमारा आंसर जो होगा ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा लिया गया है जो इम्पोर्टेंट है। दिख रहा होगा फैक्टोरियल 37 टू पावर 35 का इकाई का अंक क्या होगा। इकाई के अंक कहने वाला जैसे सपोज दैट 3 इंटू 2 इंटू 1 करें तो 3 2 जा 6 बन जा 6, तो इकाई का अंक इस तरह निकलता है 6। उसी तरीके से यहाँ पर देखें तो हमारे पास लिखा क्या है 37, और 37 की फैक्टोरियल 37 की बात करें तो 37 का मतलब हुआ 37 इंटू 36 इंटू 35 इंटू डेल्टा करके कब तक करें टिल 1 तक। तो देखिए यहाँ पर तो 6 इंटू 5 तो श्योर सी बात है यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0 आ गया। अब इकाई का अंक 0 आ गया तो 0 को किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो हर कंडीशन में सदैव हर समय हमारे पास इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा 0। अतः हमारा जो विकल्प होगा यानी आंसर जो हमारा होगा वो होगा क्या 0। देखते 0 हमारा किस प्रश्न में विकल्प पे 0 दिख रहा है, हमारे किस विकल्प में बी में है। अतः हमारा आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। किसी संख्या को 9, 11, 13 से क्रमागत विभाजित करने पर 8, 9 और 8 शेषफल बचता है। नहीं क्रमागत कहने का मतलब पहले किसी संख्या को 8 से भाग दीजिए तो शेषफल आपको मिलता है 8, 9 से भाग देने पे आपको 8 शेष मिलता है, 11 से भाग देते हैं तो आपको शेष मिलता है 9 और 13 से भाग देते तो शेषफल आपको प्राप्त होता है कितना 8। यदि भाजकों के क्रम को उल्टा कर दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो ऐसे प्रश्न करने के लिए कहीं ना कहीं पहले तो हमें संख्या ज्ञात करनी होगी, संख्या क्या होगी। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक विधि बता रहे हैं, आप उसको अप्लाई करिएगा। तो देखिए पहले हम लोग संख्या भाजक जो लिखे गए क्या क्या है 9, 11, 13, तो इस तरीके से पहले भाजक लिख दीजिए 9, 11, 13। शेषफल 9 को जब भाग देते तो शेषफल हमें प्राप्त होता है कितना 8 और फिर 11 से भाग देते हैं शेषफल प्राप्त होता है 9 और फिर 8। तो इस तरह के प्रश्न की जिस तरह हमने लिखा ऊपर लिख दीजिए भाजक, नीचे लिख दीजिए शेष, जिस क्रमागत है उसी क्रम में। और फिर क्या करिए
पहले इन दोनों को ऐड करिए, यानी से पहले लास्ट वाले स्टार्ट करिए, इन दोनों को क्या करिए ऐड। 13 8 को ऐड किया तो हमारे पास आता है क्या 21, इधर से 21 आया। फिर इस 21 को आप 11 से क्या करिए मल्टीप्लाई, 21 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको प्राप्त होता है 1 2 1 3 एंड 2 231। और इस 231 में इसको ऐड कर दीजिए, 231 प्लस 9 हमारा क्या हो गया 40, 240 आया। 240 को फिर आप 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 से मल्टीप्लाई करना जो आए उससे फिर क्या करिए 8 ऐड कर दीजिए। तो 240 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 में 36, 18 और 2 30, 18 से 21 2160, 8 ऐड कर दिया तो क्या है 2168। तो दैट मीन्स वो जो संख्या है जिसे हम लोग 9 11 और 13 से भाग देते हैं तो हमें शेष क्रमशः 8 9 8 प्राप्त होता है। तो वो इस तरीके से वो संख्या क्या थी 2168। अब कहते क्या है, यदि भाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो इसका मतलब है कि पहले आपको 13 से भाग दिया जाए, 216 को हम लोग पहले 13 से भाग दें, जो शेष आए फिर उसे भाग दिया जाए किससे, जो भाजक प्राप्त हो यहाँ पर भाजी से, उसे फिर से भाग दिया जाए किससे 11 से, और फिर जो भाज्य प्राप्त हो उसे भाग दिया जाए 9 से। तो इस प्रकार शेष क्या प्राप्त होंगे, इससे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो शेष हमारा जो क्रमशः प्राप्त होता है आपको 10 1 6। तो 10 1 6 देखिए किस ऑप्शन पे या किस विकल्प पे उपलब्ध है। तो हमें दिखता है 10 1 6 हमारा उपलब्ध है किस पे, फर्स्ट ऑप्शन पे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं विकल्प 1 हमारा क्या है सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। यदि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है आपके ट्रिग्नोमेट्री बेसिस क्वेश्चन है, और ट्रिग्नोमेट्री बेसिस क्वेश्चन कहीं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का भी यूज करना पड़ता है। देखिए क्या लिखा है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू पावर 4 थीटा। तो अगर हम लोग cos टू पावर 4 थीटा को वन साइड रखें यानी एक तरफ, और इधर भेज दें 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम लोग बोल सकते हैं क्या sin स्क्वायर थीटा। और इस cos की पावर 4 थीटा को लिखना चाहें तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। और देखिए तो इस तरीके से cos स्क्वायर थीटा का जो मान होगा, अगर ये डिवाइड में चला गया तो sin अपॉन cos क्या बन गया 10, इसका मतलब ये बन गया 10 स्क्वायर थीटा। एक cos स्क्वायर थीटा का मान हो गया 10 स्क्वायर थीटा। हमें ज्ञात क्या करना है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 पावर 4 थीटा। तो देखिए 10 स्क्वायर थीटा का मान cos स्क्वायर थीटा है, तो 10 पावर 4 थीटा का जो मान होगा, अगर इसको स्क्वायर कर दे तो हमारे पास मिल जाएगा क्या cos पावर 4 थीटा। दोनों को ऐड कर दिया चाहिए हमें क्या 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 पावर 4 थीटा, दोनों को ऐड करते हैं तो आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है वही प्रश्न जो दिया जा रहा है। दैट मींस इसकी जो मान होगा वो क्या होगा 2। देखते हैं 2 हमारा किस विकल्प में है, 2 दिख रहा है हमारा किस पे पहले ऑप्शन पे, अतः हमारा जो विकल्प 1 ही हमारा क्या होगा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अपना अगला प्रश्न कौन सा लिया गया है। और देखिए यदि यहाँ पर भी ये भी क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री बेसिस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, यदि sin अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू 2, तो हमें निकालना क्या है sin 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बाई 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए देखिए sin अल्फा प्लस cos बीटा की वैल्यू 2 है, ये तभी हो सकता है जब हम लोग देखें इसका मान कहीं sin की बात करें तो कितना हो सकता है 1, और ये इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए इसका भी 1 हो, तभी मिलाकर सम क्या होगा 2 होगा। इसका कहने का मतलब है कि अल्फा हमारा क्या रहा होगा 90 डिग्री, और बीटा की बात करें तो फिर क्या रहा होगा 0 डिग्री। अब ये जो वैल्यूज हैं यहां पर अप्लाई कर दें तो हमें क्या प्राप्त होता है साइन 2 अल्फा दैट मीन्स क्या होगा 2 इंटू 90 प्लस बीटा दैट मीन्स 0 डिग्री डिवाइड बाई 3। सॉल्व करते हैं तो देखिए ये तो 0 हो गया, दैट मीन्स यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या था साइन 60। देखिए ऐसा कोई भी विकल्प हमारे पास नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको हमने थोड़ा सा और देखिए तो इसको कह सकते हैं साइन 60 डिग्री को हम लोग कह सकते हैं cos 30 डिग्री।
कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी लगा कर देखिए तो दिखता है कि साइन 60 को कन्वर्ट कर सकते हैं साइन 90 माइनस 30 से। दैट मीन्स क्या होगा cos 30। cos 30 का मतलब हुआ कि अल्फा बाई क्या होगा 3। देखिए cos अल्फा बाई 3। तो देखिए cos अल्फा बाई 3 इस तरह के ऑप्शन कहीं कहीं हमें दिख रहे हैं और ये ऑप्शन cos अल्फा बाई 3 हमारे विकल्प 2 में है अर्थात बी में है। इसी का मतलब हमारा क्या है बी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सेक स्क्वायर और कॉसेक सेक की बात करें तो मैक्सिमम मान की बात करें या कॉसेक की मैक्सिमम बात की करें तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है कहां तक इनफाइनाइट तक और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट तक। इसका मतलब इसका मान इनफाइनाइट हो गया मैक्सिमम और इसका मान भी क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया। दैट मींस हमारा जो आंसर होगा क्या होगा इनफाइनाइट। देखिए इनफाइनाइट किस ऑप्शन पे ये हमारे चौथे विकल्प में उपलब्ध है अतः हमारा चौथा विकल्प क्या होगा सही होगा। ऐसे इस प्रश्न में मोस्टली स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्या होता है वो समझते हैं कि हम लोग को निम्नलिखित मान निकालना है तो निम्नलिखित मान निकाल सकते हैं इजिली और कहीं ना कहीं इसको फिर हम सेक को बदल दें 1 प्लस 10 उनके आपके प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए और कॉसेक को भी उसी इनवर्स करके दैट इज 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस कॉट इस तरह चेंज करके देखेंगे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी उच्चिष्ट की बात करते हैं उच्चिष्ट का मान क्या होगा इनफाइनाइट होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी टावर के आधार से दो बिंदु क्रमशः 36 मीटर और 64 मीटर एक ही दिशा पे हैं। यदि इन बिंदुओं से टावर का उन्नयन कोण पूरक है तो उनकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई मीनार की ऊंचाई या टावर की ऊंचाई। सपोज दैट एक हमने टावर बनाया इससे 36 मीटर दूरी एक बिंदु है। ये सपोज दैट ये टावर है आपका P और ये Q पॉइंट A से जो मीनार के पास से 36 मीटर की दूरी पर है और दूसरा पॉइंट जो मीनार के पास से कितना दूर है 64 मीटर की दूरी पर है। इस तरीके से इन दोनों का जो कोण है एक दूसरे का क्या है उन्नयन को पूरक है। पूरक कहने का मतलब कि इन दोनों का जो युग्म है युग्म दोनों कोणों का योगफल क्या होगा 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब अगर ये एंगल हमारा अल्फा होगा तो ये हमारा क्या होगा 90 माइनस क्या होगा अल्फा। तो इस क्वेश्चन के करने के लिए ऐसे प्रश्न जो कोण उन्नयन कोण पूरक बोले जाए तो ऊंचाई ज्ञात करने के डायरेक्टली एक कंसेप्ट बताते हैं आप लोगों को। यूज करिएगा h दोनों पॉइंट्स जो भी डिस्टेंस हैं उन दोनों का प्रोडक्ट करके और उनका क्या निकाल दीजिए स्क्वायर रूट। तो 36 इंटू 64 36 का मतलब हो गया 6 और इसका मतलब हो गया 8। तो 6 और 8 हम लोग अगर बाहर मल्टीप्लाई करें तो डेट में मिलता है क्या 48 देखिए तो हमारा कहीं कहीं सी विकल्प पे दिख रहा है तो अतः हमारा सी विकल्प क्या होगा सही। ये तो हो गया इसका शॉर्टकट तरीका। ट्रेडिशनल वे पे बात करेंगे तो कहीं कहीं घूम फिर के ऐसे निकलेगा tan अल्फा इक्वल टू निकलेगा tan अल्फा इक्वल टू PQ अपॉन 36 और यहां से जैसे देखिए तो ये बन रहा था आपका ये अल्फा माना था और ये हमारा 90 माइनस अल्फा था। ये 36 मीटर सॉरी और ये हमारा है 64 मीटर। तो अगर ट्रेडिशनल भी बात करें PQ और ये A था और ये हमारा क्या था B। अगर हम लोग ट्रायंगल देखें PAQ ट्रायंगल PAQ में बात करेंगे तो tan अल्फा और tan अल्फा की बात करेंगे तो फिर क्या आएगा tan अल्फा इक्वल टू PQ अपॉन 36। ऐसे अगर हम लोग ट्रायंगल ले लें PBQ तो इसमें देखिए अगर हम लोग tan अल्फा माइनस 90 माइनस अल्फा इक्वल टू PQ अपॉन 64। तो tan 90 थीटा होता है cot थीटा और इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो cot अल्फा दैट मींस इक्वल टू PQ बाई 64। अब इन दोनों इक्वेशन का प्रोडक्ट करें तो सेम वही कंडीशन प्राप्त होती है जो हमने भी आप लोगों से डिस्कस करी है s इक्वल टू रूट के अंदर a इंटू बी। तो a का मान 36 है b का वैल्यू कितनी 64। सॉल्व करते हैं तो हमारा निकल आता है 48। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें अगला कौन सा प्रश्न दिया गया है। यदि x प्लस 1 बाई 2x इज इक्वल टू 2 तो 8x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी इतना मान दिया गया x प्लस 1 बाई 2x इज इक्वल टू 2 दिया गया है। हमें ज्ञात करना है कि 8x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न के लिए अगर देखें अगर ये 2x यहाँ पर है और यहाँ पर देखता है कि 8x क्यूब है तब तो बहुत ही सिंपल सा था कि इस दोनों पक्षों का क्या कर दें घन कर दें आंसर निकल आएगा।
लेकिन यहाँ पर है क्या 2x है डिनोमिनेटर्स में, लाना हमें कहाँ पर न्यूमरेटर्स में। तो दिए हुए प्रश्न, दी हुई कंडीशन पे हम लोग दोनों पक्षों में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 2x प्लस 1/2x 1/x इज इक्वल टू 4। अब जो कंडीशन थी निकल आई। अब इसके हमें घन चाहिए, क्योंकि घन करना दोनों पक्षों क्या कर दिया घन कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, इसका घन करते हैं तो क्या आएगा 8x³ प्लस 1/x³ प्लस 3ab that is 3 into ab means 2x b 1/x ब्रैकेट में a प्लस b 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 64। तो देखिए इसकी x x कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 1/x ये पे हम लोग रख सकते हैं क्या 4 रख सकते हैं। इसके पे 8x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 into 2 into 4 इज इक्वल टू 64। अगर इसको देखिए तो 4 2 जा 8 3 जा 24, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। इसका मतलब 8x³ बाई 1/x³ की वैल्यू होगी 64 माइनस 24। इसका मतलब हुआ हमारा 40। देखिए 40 किस विकल्प में उपलब्ध है, तो 40 हमारा दिख रहा है कहाँ उपलब्ध है डी पे। तो अतः हमारा आंसर क्या होगा डी। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा लिया गया है, ये भी देखिए कहीं ना कहीं अलजेब्रा बेसिस सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। यदि x प्लस 1/x का बराबर इज इक्वल टू 12 है तो 2x³ 2x² प्लस 2 अपॉन 3x² प्लस 5x प्लस 3 का मान क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसी को कहीं ना कहीं इस फॉर्म पे यानी इसी फॉर्म पे आपको कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट कर लिया समझ लीजिए आपका प्रश्न हल हो गया। अगर ऊपर लेकर देखें न्यूमरेटर केस में या अंश की बात करें, x अगर कॉमन ले लेते हैं 2x तो बचता क्या है x प्लस 1/x। ऐसे ही अगर हम डिनोमिनेटर से यानी हर से अगर हम लोग x कॉमन ले लें तो बचता क्या पहले वाले में 3x प्लस 5 प्लस 3 अपॉन x। तो देखिए x प्लस 1/x का मान तुम्हें पता है कितना है 12, यहाँ पर पुट कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर देखें दोनों से 3 कॉमन ले लें तो बचे क्या x प्लस 1/x और x प्लस 1/x की पे कह सकते हैं 12, बाकी सॉल्व हो जाएगा। तो x से x पहले कैंसिल हो गया, फिर 2 और यहाँ पर इसके पे रख सकते हैं 12। अगर इन दोनों से 3 कॉमन ले लें तो बचे क्या x प्लस 1/x प्लस 5 और x प्लस 1/x की पे क्या हो जाएगा 12 दिया जा रहा है, इसका मतलब है 24 अपॉन 12 3 जा 36 प्लस 5 दैट मीन्स 41। देखिए 24/41 किस ऑप्शन पे उपलब्ध है, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है हमारा डी विकल्प पे है, तो डी हमारा क्या होगा सही होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कौन सा लिया गया है। देखिए हमने यहाँ पर वो प्रश्न लिए हैं जो कहीं ना कहीं आप लोगों को कंफ्यूजन होता है एडवांस पार्ट में, तो ज्यादा करके एडवांस पार्ट के क्वेश्चन लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी हैं, एग्जाम पे आपको देखने को ऐसे प्रश्न जरूर मिलते हैं। यदि बिंदु A तथा B किसी वृत्त के व्यास के अंतिम छोर हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमने पहले डिस्कस कर रखा है ज्योमेट्री के लिए यानी ज्यामिति के लिए कहीं ना कहीं आपको फिगर ड्रा करना होता है, और फिगर बन गया तो कहीं ना कहीं प्रश्न आपका बन जाएगा। देखिए फिगर बनाते हैं, एक वृत्त दिया गया जिसमें A तथा B किसी वृत्त के व्यास के अंतिम छोर है। तो ये वृत्त बन गया है, ये A रहा, ये B रहा, P वृत्त का केंद्र है, यहाँ पर इसको टच करा दिया तो ये P मिल गया। आगे बोलते हैं बिंदु C वृत्त की परिधि पर इस प्रकार है, कोई बिंदु ये C रहा इस प्रकार है कि कोण ABC यानी कहीं कहीं हमको इस पर टच कराना होगा, ये ABC का मान है 35 डिग्री। अगर हम लोग इस तरीके से मिला दें तो एक तरह से बन गया क्या अर्धवृत्त बन गया, और आपको पता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है समकोण होता है। इसका मतलब कोण जो C होगा पूरा वो होगा आपको कितना 90 डिग्री। अगर ये 90 हो गया, ये 35 हो गया, इसका मतलब इन दोनों का सम करें तो कितना हो गया 125, और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। 125 ये हो गया, बाकी हमारे पास ये बचा कितना 55 डिग्री।
अब देखिए ज्ञात क्या करना, PCA। PCA का मतलब कहीं कहीं P को हमें C से मिलाना पड़ेगा, ये एंगल चाहिए। ये मतलब ये कोण कितना होगा, देखिए तो ये AP और PC दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो इनके द्वारा भुजाएं समान है तो कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। इसका मतलब ये 55 है तो इधर भी आपका क्या होगा, 55 डिग्री। देखिए 55 डिग्री हमारा कहीं कहीं दिख रहा है किस ऑप्शन पे, डी पे। यहाँ क्लिक मिस्टेक्स है थोड़ा सा, यहाँ पर ये 55 डिग्री आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। समकोण त्रिभुज ABC में BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 8 सेंटीमीटर, O केंद्र का वृत्त त्रिभुज के अंदर बनाया गया। वृत्त की त्रिज्या कीजिए। तो कहीं न कहीं इस तरह हम लोग की बात करें तो रेडियस निकालने का तरीका होता है डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा यहाँ पर क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यस क्या है हमारे पास उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो डेल्टा के लिए हमारे पास भुजाएं दी गई, एक 6 है एक 8 है, यानी ये इस तरीके से बना एक समकोण त्रिभुज। ये 6 हो गया सपोज दैट, और ये भुजा कितनी है, 8। तो इससे अगर हम लोग ये कर्ण निकालना हो तो कर्ण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और कर्ण हमारा क्या होगा, रूट के अंदर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 64 प्लस 36 हो गया 100, और उसका अंडर रूट निकालते हैं कहीं कहीं 10 दिखता है। वैसे ही बात करें पैथोस ट्रिपलेट से, अगर ये 8 है और ये 6 है तो श्योर सी बात है ये आपकी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होती है। तो हमारे पास ये मिल गया, कर्ण मिल गया। अगर हम लोग बात करें त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अगर समकोण त्रिभुज के 1/2 आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। आधार हमारे पास कितना है, 6, लंबवत ऊंचाई कितनी, 8 बटे, अगर हम लोग बात करें अर्ध परिमाप, तो परिमाप पहले बात करें तो क्या होगा, 6 प्लस 8 प्लस दैट मीन्स 6 प्लस 8 प्लस 10, और उसका हाफ करना पड़ेगा 6 प्लस 8 प्लस 10 और उसका हाफ। तो हाफ का अंदर 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो इसका अंदर हो गया क्या, 48 अपॉन 24, 8 6 14 10 24 2 जा, तो 2 सेंटीमीटर। देखिए 2 सेंटीमीटर किस ऑप्शन पे तो दिख रहा है, कहीं ना कहीं हमारा क्या है, पहले विकल्प में है, तो 2 सेंटीमीटर ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 2x सिमिलरली प्लस लगा दिया इस तरीके से, 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि देखिए ये जो कोण है पूरी रेखा कोण, मतलब इस भाग की बात करें तो 180 माइनस 2x हो गया, इधर वाला भाग क्या हो गया, 180 माइनस 2y। अगर हम लोग सिर्फ ये बीच वाले कोण का ही बाहर निकाला तो उसको हमने लिख दिया यहाँ पर ACB। अगर जोड़ो तो 180 प्लस 180 कितना हो गया, 180 हमारा मिलाकर हो गया कितना, 360। और देखिए x प्लस वाई का मान कितना है, 140 डिग्री। अगर 2x प्लस 2y होगा तो इसका मतलब होगा 280 डिग्री। तो अगर हम लोग 360 में से 280 क्या कर दें, घटा दें, प्लस कोण ACB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो घटाते तो कितना था, 80। कोण ACB की बात करेंगे, अगर उस साइड लेके जाएं तो कोण ACB, तो देखिए 80 और 180 में से 80 घटा दीजिए तो इसका मतलब हमारे पास बचा कितना, 100 डिग्री। तो देखिए 100 डिग्री किस ऑप्शन पे उपलब्ध है, तो कहीं ना 100 डिग्री हमारे विकल्प 1 में उपलब्ध है, अतः हमारा सही आंसर होगा A। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे किस पार्ट से लिया गया। ये प्रश्न कहीं ना कहीं वर्क एंड टाइम बेसिस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं कहीं ऐसे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलते हैं। और प्रश्न क्या है, A और B एक साथ किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। इस तरह बनाते हैं जैसा जैसा प्रश्न बोला जाए, A और B किसी काम को 12 दिन में, B और C उसी काम को 15 दिन में, C और A उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 15, C और A उसी काम को 20 दिन में। तो 12 15 20 इन तीनों का लिए एलसीएम लेने के बाद फिर क्या निकल आएगा, A और B कितने में काम, जैसे हम लोग पिछले प्रश्न में करते रहे। तो 12 15 एलसीएम क्या हो गया, 60, डिवाइड किया 3 आया, यहाँ पर 4 और यहाँ पर अगर हम लोग बात किया तो क्या आएगा 5। अगर हम लोग इधर से A प्लस B और इन सबको सम कर दें तो हमारे पास दिखता है 2A प्लस B प्लस C का
1 डे वर्क कितना आ जाएगा 5 4 9 3 12। यानी अगर a प्लस बी प्लस सी की बात करें तो कितना आएगा 6। अगर a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा c आएगा, और घटाते तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 1। और b प्लस सी घटा दें तो 6 में से 4 घटाते हैं तो b की वैल्यू हमारे पास b प्लस सी घटाया तो a आएगा, और a की वैल्यू हमारे पास 6 4 घटाया कितना आया 2 आया। और c प्लस a घटा दें 6 में से 3 घटा दें तो फिर हमारे पास आ गया b, और b की वैल्यू हो गई हमारी क्या 3। तो अगर देखें तो a b c यानी a एक दिन में 2 काम कर रहा है, b 3 और c कितना कर रहा है 1 काम कर रहा है। तो अगर रेशियो देखें a रेशियो b रेशियो c तो हमारे पास 2 रेशियो 3 रेशियो 1। ये देखिए किस विकल्प में है, तो कहीं कहीं सी विकल्प में दिख रहा है, अतः हमारा आंसर कहीं कहीं सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ए बी से 30% ज्यादा कमाता है, ज्यादा काम करता है। ये दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों साथ कर देंगे यदि ए उसी कार्य को 23 दिनों में पूरा करता है। ए बी से 30% ज्यादा काम करता है, इसके अंदर ए की इफिशिएंसी बी से क्या 30% ज्यादा है। तो अगर इफिशिएंसी की बात करें ए और बी की, बी अगर एक दिन में 100 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता है 130। दोनों के बीच के इफिशिएंसी का रेशियो यानी वर्किंग का रेशियो देखें तो क्या हुआ 13:10। एक दिन में 13 काम करता है तो बी उसी काम को बी 10 काम करता है, और 23 दिन में क्या करता है पूरा काम कर देता है। पूरा काम देखें है कितना, तो 13 गुण के कितना हो गया 23। दोनों मिलकर देखें तो पूरा काम एक दिन में कितना करेंगे 13 ये करेगा 10 ये करेगा, ए 13 करेगा बी करेगा 10, यानी कुल मिलाकर एक दिन में कितना काम हुआ 23। 23 से डिवाइड कर दे तो निकल आएगा दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन पूरा करेंगे, वो दिखता हमें क्या था 13 दिन। और 13 दिन हम देखते हैं किस विकल्प पे, वो दिखता है कहीं कहीं हमारे दूसरे विकल्प पे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न कहाँ किस चैप्टर से लिया गया, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट के साथ साथ वो क्वेश्चन जो कहीं कहीं प्रॉब्लम बनती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, एज बेसिस प्रॉब्लम है, नहीं आयु संबंधित क्वेश्चन है। ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष होगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक बात बताएं कि एज का जो डिफरेंस होता है, वर्तमान आयु, ये हमारी वर्तमान आयु और आपकी वर्तमान आयु का अंतर जो भी है वो क्या होता है नियत रहता है। जैसे से आप बढ़, क्योंकि रीजन क्या होता है जैसे से आप बढ़ते हैं वैसे से सामने वाला भी बड़ा होता है। तो कुल मिला के एज का जो डिफरेंस है वो हर समय क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। अगर कोई आपसे 10 साल प्रेजेंट में बड़ा है तो 10 साल बाद भी क्या होगा 10 साल बड़ा होगा, और 10 साल पहले भी 10 साल बड़ा होगा। यहाँ पर बोला गया है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर क्या होगा 20 वर्ष। इसका मतलब वर्तमान आयु का भी अंतर कितना रहा होगा 20 वर्ष। और यहाँ पर देखिए वर्तमान आयु का अनुपात का अंतर कितना हुआ 2, और उसका रियल वैल्यू क्या 2 यूनिट का प्लेस है, बोले तो 20 वर्ष है। एक की वैल्यू बात करेंगे तो क्या आएगा 10 वर्ष। हमें निकालने किसकी है ए की वर्तमान, और ए की वर्तमान आयु है कितनी 3, तो ए की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी 3 × 10, इसका मतलब 30 वर्ष। और 30 वर्ष देखते हैं किस ऑप्शन पे, तो कहीं कहीं सी विकल्प में दिख रहा है, अतः हमारा सी विकल्प ही क्या होगा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, ये कहीं कहीं मिक्सचर इरिगेशन से रिलेटेड एक तरह है मिक्सचर इरिगेशन का, लेकिन है प्रयोग कहीं कहीं रेशियो का या अनुपात समानुपात का। कहा गया है ए बर्तन में 2 द्रव ए और बी 4:5 में हैं। यदि बर्तन से 9 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन में द्रव बी के 18 लीटर द्रव भर दिया जाता है तो नया अनुपात 4:7 जाता है। एक बात समझिएगा, जब तक कोई चीज किसी मिश्रण में ऐड नहीं की जाएगी तो जो भी इनिशियल मिश्रण का अनुपात होगा वही रहेगा जब तक नया चीज कोई चीज मिला ना दी जाए। तो कहते हैं ए और बी का जो हमारे पास स्टार्टिंग में या प्रारंभ अवस्था में देखें तो अनुपात क्या है 4:5 है, और 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। जब मिश्रण निकाला जाता है, निकाले जब तक ऐड नहीं किया जाएगा तब तक आपके मिश्रण का जो अनुपात होगा कहीं कहीं वो रहेगा क्या 4:5 ही रहेगा। तो यानी शेष जो मिश्रण बचा उस शेष मिश्रण में भी ए और बी का अनुपात क्या रहेगा 4:5। जब 18 लीटर आपने क्या ऐड कर दिया बी ऐड कर दिया, यानी बी जब आपने 80 लीटर ऐड कर दिया तो रेशियो बन गया ए रेशियो बी का 4:7। तो देखिए यहां से हमने ऐड क्या किया बी ऐड किया 18 लीटर, ए नहीं, तो बी का ही अनुपात क्या होना चाहिए चेंज होना चाहिए। और बी के अनुपात में चेंजमेंट देखिए तो कितने का आया 2 का,
और उस 2 का अनुपात की वैल्यू जो हो गई कितनी हो गई 18, तो 1 की वैल्यू हो गई हमारे पास क्या 9। तो अगर हम लोग ये वैल्यू वापस करें तो क्या आएगा 549, तो 9 की वैल्यू हो जाएगी क्या 81 लीटर। 81 लीटर पूरा मिक्सचर शेष बचा और 9 लीटर आपने निकाल लिया था। इसका मतलब प्रारंभिक मिश्रण कितना था, प्रारंभिक मिश्रण कितना था 81 प्लस 9 90 लीटर। उस 90 लीटर में हमें बताना है कि ए कितना था। ए अगर देखें तो अनुपात क्या है 4:5 का, तो कहीं ना कहीं जो अनुपात रहेगा 90 को देखें तो रेशियो बन जाएगा। अगर प्रारंभ में ए की बात करें तो 90 इंटू 4/9, इसका मतलब हो गया क्या 40 लीटर्स। देखिए 40 लीटर किस ऑप्शन पे, तो कहीं ना कहीं आपके चौथे विकल्प में, अतः हमारा चौथा विकल्प ही क्या होगा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा लिया गया है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। एक टैंक में 2 नल लगे हैं। देखिए वो प्रश्न लिए गए जो कहीं ना हर एक चैप्टर से टच किए गए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए गए। एक टैंक में 2 नल लगे हैं, नल ए और बी टैंक को 24 घंटे और 48 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोले जाएं तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। और यदि पाइप एक पहले कौन खोला गया ए, देखिए एक तरह से क्या है अल्टरनेट वर्किंग है, पहले ए खोला गया फिर बी फिर ए फिर बी, इस तरीके से क्रम चलता रहता है। और पाइप ए जो है ये भरता है 24 मिनट में और पाइप बी जो है भरता है 48 मिनट में। 24 और 48 कर लीजिए एलसीएम, तो क्या है 96। डिवाइड करें तो यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर डिवाइड करते तो क्या था 4। यानी ए जो है 1 मिनट में 4 पार्ट भरेगा तो बी भरेगा कितना 2 पार्ट्स। और कहते हैं कि अल्टरनेट चलते हैं, यानी पहले ए भरेगा तो कितना भरेगा 4 पार्ट, फिर बी भरेगा तो बी भरेगा कितना 2 पार्ट्स। तो इस तरीके से 2 मिनट में देखें 2 घंटे में कितना पार्ट भरा 6 पार्ट। अब टोटल भरना कितना है 96। तो 96 को हम लोग अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 96 को 6 से डिवाइड किया तो आता है कितना है 16। लेकिन 16 क्या है 2 घंटे, हमने 2 घंटे को क्या मान लिया 1 घंटे, फिर देखा तो आया 16। इसका मतलब क्या 2 यानी 16 पेयर घंटे चाहिए। 16 पेयर घंटे का मतलब हो गया क्या 32 घंटे। और 32 घंटे देखिए यहाँ ऑप्शन में दोनों चीज दिए गए हैं, 16 घंटे दिए गए हैं और 32 घंटे, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन डालने के लिए दिया गया। पहले जल्दी से डिवाइड किया तो दिख गया 16, तो 16 देखते हैं हम लोग से क्या हुआ ए में टिक हो गया, ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। आपको 16 क्या लगे थे हमें पेयर लगे थे, पेयर का अंदर हो गया क्या 32, इसका 32 घंटे हमारा क्या होगा सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं। एक तांबे के तार को मोड़कर एक वृत्त का आकार दिया गया जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। यदि इसे फिर से मोड़कर एक आयत बनाया जाए तो आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत के विकर्ण क्या होगा। देखिए एक चीज बताते हैं आपको, रेडियस आपको अगर कहीं पर 7 होती है तो उसका सरकमफेरेंस क्या होता है 35 या जिसे बोलते हैं परिधि, और क्षेत्रफल यानी एरिया जो होता है 154 सेंटीमीटर या यूनिट स्क्वायर। जब भी आपको मोस्टली करके एग्जाम में देखने को मिलेंगे रेडियस हर मोस्टली करके 7 का मल्टीपल हो तो सरकमफेरेंस 35 का, सरकमफेरेंस आपको 44 का मल्टीपल होता है। रेडियस अगर 7 है तो सरकमफेरेंस या परिधि होती है 44 और एरिया जो होता है 154। हर समय इसके मल्टीपल में मिलता है, क्योंकि रीजन क्या है सरकमफेरेंस या परिधि की बात करते तो होता है 2 पाई आर और 2 इंटू पाई मतलब 22/7 और आर की वैल्यू 7 तो मास निकलता है 44। तो जब भी आपको रेडियस 7 या 7 के मल्टीपल मिलेगी तो आंसर जो होगा 44 या 44 का मल्टीपल मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है यदि एक तांबे के तार को मोड़कर एक वृत्त का आकार दिया गया जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर। देखिए जब वृत्त मोड़ा जाता है तो एक तरह वायर जब मोड़ा जा रहा है इस तरह से वायर है, तो जो वायर एक तरह से मोड़ा गया शेप में, तो ये जो शेप है एक तरह से क्या परिधि बनी, जो तार की लंबाई एक तरह से क्या बन गई परिधि बन गई। जब इसी तार को दोबारा मोड़कर आपको आयत बनाया गया तो एक तरह से फिर ये जो परिधि है ये परिवर्तित हो गई किसमें परिमाप में। परिमाप यानी देखिए अब हमारे पास यहाँ पर त्रिज्या दी गई है 35, यानी देखिए तो 7 का कितने टाइम्स है 5 टाइम्स है, तो जो परिधि होगी वो भी हमारे 44 के क्या होगी 5 टाइम्स होगी, यानी इसकी परिधि जो होगी वृत्त की 44 इंटू 5 यानी 5 4 20 220 सेंटीमीटर। यानी परिधि की बात करें तो यही परिधि परिमाप में बदल गई।
अब परिमाप आपको पता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना, ये 2 लंबाई प्लस चौड़ाई की जो मान हो गया वो आपका हो गया 220। तो हम लोग लंबाई प्लस चौड़ाई की बात करें तो हमारे पास 2 से डिवाइड करते हैं क्या आता है 110। और यहाँ से एक चीज और दी गई है, क्या कहते हैं, लंबाई चौड़ाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है। अगर हम लोग देखें तो लंबाई माइनस चौड़ाई की बात करें तो हो गया 30। अगर ऐड करते हैं तो बी बी क्या हो जाए कैंसिल, 2l इक्वल टू 140, तो यानी l की वैल्यू बात करें तो क्या होगा 70, और b की वैल्यू जो होगी कहीं ना कहीं वो आपकी आ जाएगी क्या, इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी, तो दोनों का सम जो है 110 है, इसका मतलब ये आपका हो गया कितना 40। अब हमको निकालना क्या है, आयत का विकर्ण, विकर्ण का मतलब ये प्रेशर 90 डिग्री होता है, ये आपका क्या है कर्ण है, और कर्ण निकालने के लिए कहीं कहीं पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया जाए, 70 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 4900 और 40 स्क्वायर 1600, 4916 की बात करें तो 9 6 15 4 1 5 1 6, तो यहां से आता है हमारा कितना 6500। 6500 का मतलब हो गया हमारा क्या, कहीं ना कहीं दिख रहा है 10√33, तो 10√33 हमारा किस ऑप्शन पे दिख रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट विकल्प पे, तो अतः हमारा फर्स्ट विकल्प क्या हो गया, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, कौन सा प्रश्न लिया गया देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज जिसका आधार x है और उसका क्षेत्रफल x वाले वर्ग के क्षेत्रफल के, भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में बात की गई है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंबवत ऊंचाई, यानी 1/2 आधार हमारा हो गया x और लंबवत ऊंचाई सपोज दैट h है, बराबर वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है x, भुजा का वर्ग यानी x स्क्वायर, स्क्वायर से बात की x से कट दिया तो h इक्वल टू हमारे पास क्या गया x 2x, और 2x हमारा कहीं कहीं यहाँ हमारे उपलब्ध है किसमें डी विकल्प पे, तो हमारा डी विकल्प क्या होगा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखिए एक प्रश्न कहीं ना कहीं आपका स्पीड एंड डिस्टेंस बेसिस का है, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि पैसेंजर ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए 4 PM पर 30 किलोमीटर घंटे की चार्ज चलती है, दूसरी ट्रेन 8 PM पर दिल्ली से मुंबई के लिए 45 किलोमीटर घंटे की चार्ज चलती है। दोनों कितने समय पश्चात, दूसरी ट्रेन कितने समय पश्चात पहली ट्रेन को पार करेगी। देखिए सपोज दैट ये यहाँ से 2 स्टेशन है, एक दिल्ली से चलती है ट्रेन और एक मुंबई तक, और चलती क्या है पहली ट्रेन 4 PM पे, किस स्पीड चल रही है, ये स्पीड चल रही है 30 km/h से। आप एक दूसरी ट्रेन स्टार्ट होती है 8 PM पे और वो किस स्पीड से 45 km/h से। बोला क्या गया है दूसरी ट्रेन कितने समय पश्चात पहली ट्रेन को पार करेगी, तो 4 बजे चल रही है 30 की स्पीड से 8 बजे पहुंचती है, सॉरी दूसरी ट्रेन 8 बजे से, यानी फर्स्ट जो ट्रेन है वो 4 घंटे आगे निकल गई। जब उसे ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पकड़ना होगा या पार करना होगा तो कहीं ना कहीं ये दूरी आपको पहले कवर करना होगा, तभी ट्रेन दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ पाएगी। तो देखो 30 की स्पीड से चल रही है, 4 घंटे की स्पीड में 4 बजे से 8 बजे तक अकेले चली, तो कितना डिस्टेंस आगे निकल गई 30 × 4, 120 किलोमीटर डिस्टेंस आगे निकल गई। अब इसको पकड़ने के लिए या पार करने के लिए पहले में 120 किलोमीटर का स्थान, 120 किलोमीटर दूरी जो है उसे हमें लोगों को तय करनी पड़ेगी, और 120 किलोमीटर दूरी तय होगी फिर किसके द्वारा, इन दोनों की रिलेटिव स्पीड से। और रिलेटिव स्पीड यहाँ पर देखिए दोनों ट्रेन किस डायरेक्शन चल रही है, सेम डायरेक्शन पे, और जब सेम डायरेक्शन होती है तो उनकी स्पीड क्या होती है माइनस हो जाती है, तो इनको जो पार करने में जो टाइम लगेगा कुल मिला के डिस्टेंस चलना पड़ेगा 120, और ये कवर होगी इन दोनों की रिलेटिव स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड इसमें देखिए दोनों की स्पीड क्या घट जाएंगी, 45 - 30 यानी कितना हो गया 15, और 15 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 8 आवर्स, ये 8 घंटे लग रहे हैं। वो भी कब, जब दूसरी ट्रेन चलना प्रारंभ कर देती है। दूसरी ट्रेन के चलने के 8 घंटे बाद पहली ट्रेन को वो क्रॉस कर पाएगी या पार कर पाएगी या बोले तो पहली ट्रेन के 4 घंटे और जोड़ दिया, पहली ट्रेन के 12 घंटे के पश्चात, यानी हमारा सही जो भी होगा वो पहली ट्रेन के 12 घंटे के पश्चात या दूसरी ट्रेन के चलने के 8 घंटे के पश्चात दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी।
तो ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 जो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। हमने यहाँ पर वो क्वेश्चन लिए हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो कहीं ना कहीं कैंडिडेट को कंफ्यूजन में भी डालते हैं। तो थैंक यू फॉर watching us. For more videos you can subscribe our YouTube channel and हम वह आपके मोबाइल के ऐप्स में भी उपलब्ध हैं। तो कहीं कहीं हमारे ऐप्स को भी अगर आपको अच्छा लगता है तो मोबाइल ऐप से डाउनलोड करके हमारे वीडियोस और बहुत सी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।